सुबह का समय था और मोहन अपनी छोटी सी किराने की दुकान के बाहर खड़ा था। वो अपने परिवार के साथ झोपड़ी में रहता था और बहुत गरीब था। ले देकर उसके पास सिर्फ यही किराने की दुकान थी। अच्छा माँ, मैं निकलता हूँ। मोहन ने झुककर अपनी बूढ़ी माँ सरला के पैर छुए। खुश रह बेटा, भगवान तेरी यात्रा सफल करे। देखना, तेरा सब काम अच्छे से हो जाएगा। हाँ हाँ, बस 2 दिन की ही तो बात है माँ। इस बार मैं शहर से तेल, दाल, आटा सब अच्छे से भरवा लाऊंगा। मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी पत्नी सीमा एक छोटे से स्टील के टिफिन में गरम गरम पराठे और अचार लेकर बाहर आई। ये लीजिए जी, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। अरे सीमा, तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। मैं नहीं तो क्या पड़ोसन सोचेगी। ये भी है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। मोहन ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गली से बाहर निकल गया। सीमा और सरला काफी देर तक उसे जाते हुए देखती रहीं। ऐसे ही 3, 5 और देखते देखते 10 दिन बीत गए, लेकिन मोहन वापस नहीं लौटा। इधर दुकान का सामान धीरे धीरे कम होने लगा। सीमा ने परेशान होकर अपनी सास से कहा, माँ जी, आज भी मोहन जी का फोन नहीं लगा। बेटा, एक बार फिर से मिला कर देखना। सीमा ने कई बार फोन लगाया, लेकिन उधर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो इस समय नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। ओहो, नहीं माँ जी, फिर नहीं लग रहा। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। सब कुछ ठीक होगा बहू, तो चिंता मत कर। लेकिन 10 से 15 दिन हो गए और मोहन नहीं लौटा। इधर सीमा दुकान में बैठी ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। दुकान में ही सामने एक छोटा पुराना टीवी रखा लगा हुआ था, जो शादी के समय उसके मायके से दहेज में आया था। राजनीतिक तनाव के चलते शहर में कई इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई है। बाहर से आने और जाने वाले वाहनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। सीमा और उसकी सास ने एक दूसरे की तरफ देखा। हे भगवान, तो ये बात थी। इसका मतलब मोहन वहीं शहर में फंस गया है, इसलिए वो इतने दिन से गांव नहीं आ पा रहे। ये सब ठीक है, बस भगवान करे वो सही सलामत हो। दोनों सास बहू के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी दुकान के बाहर एक आदमी आकर रुका। जरा 2 किलो अरहर की दाल देना। जी, अभी देती हूँ। सीमा दुकान के अंदर गई। उसने बड़ा वाला लोहे का डिब्बा खोला, लेकिन डिब्बा खुलते ही उसके हाथ वहीं रुक गए। पूरे डिब्बे में सिर्फ एक मुट्ठी दाल बची थी। ये क्या, दाल तो खत्म हो गई है। उसने धीमे से अपनी सास को आवाज लगाई। माँ जी। सरला भी आवाज सुनकर अंदर आ गई। क्या हुआ बहू? वो दाल खत्म हो गई। सरला ने खुद डिब्बे में झांक कर देखा। अरे, अब फिर? उधर बाहर खड़ा ग्राहक आवाज लगाने लगा। सीमा भारी मन से बाहर आई। भैया, वो माफ कीजिएगा, दाल खत्म हो गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर दूसरी दुकान से ले लेता हूँ। वो आदमी वहां से चला गया। सीमा काफी देर तक उसे जाते हुए देखती रही। माँ जी। हाँ बेटा। अगर ऐसे ही एक एक करके सारा सामान खत्म होता गया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, और दुकान बंद हो गई तो घर कैसे चलेगा। दोनों चुपचाप खाली होती शेल्फों की तरफ देखने लगी। घर की सबसे बड़ी चिंता अब मोहन का लौटना ही नहीं, बल्कि बिना सामान के किराने की दुकान को बचाना भी बन चुकी थी। अगले दिन सुबह से ही सीमा बार बार फोन मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता। सीमा ने उदास होकर फोन रख दिया। पता नहीं वो कैसे होंगे, ये फोन भी किसी काम का नहीं है। हाँ। तभी अचानक सीमा का फोन बजा। अरे, स्क्रीन पर मोहन का नाम देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो मोहन जी। सीमा, मैं ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगा। आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये फोन भी मेरा नहीं है, यहाँ एक आदमी से मांग कर किया है। हम लोग कितने परेशान थे जी, आपका फोन ही नहीं लग रहा था। हाँ, यहाँ हालत अभी बहुत खराब है, नाकाबंदी अभी खत्म नहीं हुई है। तो दिए आप कब आओगे? अभी कम से कम 1 हफ्ता और लग जाएगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी लग जाए। सीमा का चेहरा उतर गया। क्या, 1 हफ्ता और? ऐसे कैसे काम चलेगा? हम आपके बिना क्या करेंगे? हाँ सीमा, मैं समझता हूँ, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। जब तक मैं वापस नहीं लौटता तब तक तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। लेकिन दुकान का सामान तो लगभग खत्म हो गया है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन नाकाबंदी की वजह से मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। तब तक तुम अपना और माँ का अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर मोहन ने फोन काट दिया। सीमा कुछ देर तक मोबाइल की स्क्रीन को ही देखती रही, लेकिन फिर उसने सोचा कि पहले माँ जी के लिए खाना बना लेना चाहिए। वो रसोई में गई और एक एक करके डिब्बे खोलने लगी, लेकिन दुकान की तरह रसोई का भी वही हाल था। सब डिब्बे लगभग खाली थे। हे भगवान, बस एक मुट्ठी दाल और चावल बची है। वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ी सोचती रही।
अगर दाल अलग बनाऊंगी तो दोनों का पेट नहीं भरेगा, और चावल अलग बनाए तो वो भी कम पड़ जाएंगे। तभी उसके मन में एक बात आई। हाँ, खिचड़ी। उसने बची हुई दाल और बचे हुए चावल एक साथ धोए और फिर कुकर में हल्दी, नमक और थोड़ा सा जीरा डालकर खिचड़ी चढ़ा दी। थोड़ी देर बाद पूरे घर में गरम खिचड़ी की खुशबू फैल गई। बहू, क्या बनाया है? आज खिचड़ी बनाया है माँ जी। ओह, अच्छा किया बेटा। सीमा ने पहले सरला की थाली परोसी और फिर अपनी। फिर दोनों चुपचाप बैठकर खिचड़ी खाने लगी। खिचड़ी का स्वाद तो बहुत अच्छा है। हाँ माँ जी, कभी कभी सादी भी अच्छी लगती है। सामान बहुत कम था, इसलिए जो था उसमें मैंने खिचड़ी ही बना दी। खाना खाने के बाद भी सीमा का मन शांत नहीं हुआ, तो वो बाहर आंगन में आकर बैठ गई। तभी उसने सामने खड़े दो आदमियों को बात करते हुए सुना। अरे भाई, मेरी दुकान में तो चीनी भी खत्म होने वाली है। हमारे यहाँ तो तेल का आखिरी डिब्बा बचा है। दुकान ही नहीं, घर में भी अनाज खत्म होने की कगार पर है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? ग्राहक आते हैं लेकिन खाली हाथ लौट जाते हैं। लेकिन अब करे भी तो क्या करे, शहर से माल ही नहीं आ रहा। सीमा चुपचाप ये सारी बातें सुन रही थी। उसे लगा था कि सिर्फ वही परेशान है, लेकिन आज पहली बार उसे समझ आया कि पूरा गांव उसी परेशानी से गुजर रहा था। हे भगवान, बस मोहन जी को सही सलामत वापस भेज देना, बाकी सब तो मैं संभाल लूंगी। अगली सुबह हमेशा की तरह सीमा ने दुकान का शटर खोला। उसने एक नजर पूरी दुकान पर डाली। हे भगवान, आज पता नहीं कितने लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तभी सामने से उसकी पड़ोसन सावित्री जल्दी जल्दी दुकान की तरफ आई। सीमा। अरे सावित्री दीदी, आइए। बहन, थोड़ा राशन चाहिए था। ओह, राशन में क्या चाहिए? जो भी मिल जाए। सीमा कुछ बोलती उससे पहले ही सीमा ने देखा कि सावित्री की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या बताऊं बहन, मेरे पति तो शहर में मजदूरी करने गए थे, वो अभी तक नहीं आए। इधर घर में बच्चे भूखे बैठे हैं। सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे मैंने बचा कर रखे थे, उनसे राशन खरीद लूंगी। सावित्री ने मुट्ठी खोलकर कुछ मुड़े हुए नोट दिखाए। लेकिन गांव में किसी किराने वाले के पास राशन बचा ही नहीं, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो अब। लेकिन सीमा आगे कुछ नहीं बोल पाई। वो सावित्री बहन, राशन। सीमा को चुप देखकर सावित्री समझ गई कि सीमा की दुकान पर भी कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं सीमा बहन, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। मैं कहीं और जाकर देखती हूँ। इतना कहकर सावित्री वहां से चली गई। सीमा को दुख हुआ, पर वो कर भी क्या सकती थी। देखते ही देखते दोपहर हो चुकी थी। दुकान पर भी अब कोई ग्राहक नहीं आया था। माँ जी, मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ बेटा। सीमा रसोई में गई। उसने एक एक करके सारे दाल के डिब्बे बाहर निकाले। अरहर, मूंग, मसूर, चना और उड़द। हर डिब्बे में बस एक एक मुट्ठी दाल बची थी। अलग अलग बनाऊंगी तो किसी का पेट नहीं भरेगा। एक काम करती हूँ। ये सोचकर उसने पांचों दालों की थोड़ी थोड़ी मात्रा एक बड़े बर्तन में डालकर धुल दिया। फिर कुकर में हल्दी, नमक, जीरा और थोड़ा सा लहसुन डालकर चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद खुशबू पूरे घर में फैल गई। उसने चावल का डिब्बा खोला, लेकिन इस बार डिब्बा बिल्कुल खाली था। चावल तो पूरा खत्म हो गया है, क्या करूं? उसने रसोई में इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर पीछे रखे दलिये के डिब्बे पर पड़ी। हाँ, ये सही रहेगा। सीमा ने दलिया धोकर हल्का सा उबाला, फिर पानी छानकर उसे बिल्कुल वैसे ही तैयार किया जैसे सादे चावल बनते हैं। देखने में भी वो काफी हद तक चावल जैसा लग रहा था। फिर सीमा ने एक थाली में एक कटोरी पंचवटी और दलिया निकाल ली और अपनी सास को दे दी। मगर जब उसने अपने लिए थाली लगाई तो उसे सावित्री की बात याद आ गई। अरे क्या हुआ बहू, खा क्यों नहीं रही? माँ जी, सावित्री दीदी के बच्चे शायद अभी भी भूखे होंगे। उसने बिना एक पल गवाए पूरी दाल एक बड़े डिब्बे में भरी, साथ में उबला हुआ दलिया भी रखा। फिर दोनों बर्तन उठाकर सावित्री के घर की तरफ चली गई। सावित्री अपने घर के बाहर ही खड़ी थी। अरे सीमा, क्या हुआ? दीदी, ये खाना लाई हूँ। अरे नहीं बहन, तुम अपने घर का खाना हमें क्यों दे रही हो? कोई नहीं दीदी, रख लीजिए। लेकिन सीमा, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया कैसे? तुम्हारे यहाँ भी तो राशन कम बचा था। घर में जो था उसी से बना लिया। पांचों दालों में जो जो थोड़ी थोड़ी बची थी, सबको एक साथ मिला दिया और फिर पंचवटी दाल बन गई। और ये चावल? ये चावल नहीं है बहन, हमारे यहाँ चावल बिल्कुल खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने दलिया उबालकर बिल्कुल चावल की तरह बना लिया। दाल के साथ खाने में अच्छा लगता है और पेट भी भर जाता है। सावित्री हैरानी से सीमा को देखती रह गई। अरे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या कर सकते हैं बहन, मुश्किल समय में जो है उसी से रास्ता निकालना पड़ता है। मुझे भी जो समझ में आया मैंने कर दिया। सच कहूँ सीमा, आज तुमने सिर्फ खाना नहीं दिया, हमारे घर की उम्मीद वापस लौटा दी। तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। सावित्री ने सीमा को गले लगा लिया। सीमा भी सावित्री के घर खाना देकर बहुत खुश हुई और फिर अपने घर लौट आई। वहां सरला उसका इंतजार कर रही थी।
आ गई बहू। जी माँ जी। अब मुझे बता दो कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम खाने के बीच में ही उठकर चली गई। सीमा ने बैठकर सरला को पूरी बात बता दी, कैसे सावित्री के बच्चे भूखे थे और कैसे उसने पंचवटी दाल और दलिया को चावल की तरह पकाकर सबका पेट भरा था। सरला चुपचाप सब सुनती रही। बहू। जी माँ जी। तू बहुत समझदारी से खाना बनाती है। मैंने तो बस जो था उसी से बना दिया माँ जी। यही तो समझदारी है। अच्छे दिनों में तो हर कोई अच्छा खाना बना लेता है। असली हुनर तो मुश्किल दिनों में काम आता है। मुझे लगता है। क्या? ये कि तुझे गांव की सब औरतों की मदद करनी चाहिए। क्या? लेकिन पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। अगले दिन सुबह सीमा दुकान खोली रही थी कि बाहर कई औरतों की आवाजें सुनाई दी। सीमा। अरे दीदी क्या हुआ? सावित्री अकेली नहीं थी, उसके साथ मोहल्ले की कई औरतें थी। अरे आप सब यहाँ? हाँ बहन, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। जी कहिए। सब औरतें आंगन में आकर बैठ गईं। सीमा, मैंने कल वाली पंचवटी दाल अपनी सास को भी खिलाई थी, सबको बहुत पसंद आई। और सीमा बहन, सावित्री ने हमें भी सब बता दिया कि तुमने कैसे थोड़ी थोड़ी दाल मिलाकर इतनी बढ़िया दाल बना ली। और चावल खत्म थे तो दलिया से काम चला लिया। अरे बहनों, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आसान था। नहीं सीमा बहन, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम सब ने कुछ सोचा है। क्या? देखो सीमा, हमारे पतियों का अभी शहर से लौटने का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं वो कब लौटे। और अगर हम सबके घरों में भी थोड़ा थोड़ा राशन बचा है, किसी के यहाँ थोड़ी मसूर है तो किसी के यहाँ थोड़ा चना, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सब अपना बचा हुआ राशन एक जगह इकट्ठा कर दें। सीमा बड़े ध्यान से सावित्री की बात सुनने लगी। फिर तुम उसी से हम सबके लिए ऐसा किफायती खाना बनाना सिखा देना जिससे सबका काम चल जाए। जब तक हमारे पति शहर से वापस नहीं आ जाते हम सब मिलकर काम करेंगे। हाँ, और ऐसे किसी एक पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। सीमा कुछ पल तक सोचती रही। लेकिन अगर खाना कम पड़ गया तो हम सब कम कम खा लेंगे, लेकिन कम से कम कोई भूखा तो नहीं सोएगा। सीमा ने अपनी सास की तरफ देखा। सरला ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। भांजा बहू, भगवान ने तुझे हुनर दिया है, अब उसका फायदा सिर्फ हमारे घर को नहीं पूरे गांव को मिलना चाहिए। सीमा के चेहरे पर भी धीरे धीरे मुस्कान आ गई। ठीक है, फिर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। इतना सुनते ही सभी औरतें खुश हो गई। उसी दोपहर गांव के लोग भी मदद के लिए आ गए। कोई अपने घर से बड़ा भगोना उठा लाया, कोई लकड़ियां लेकर आया, तो कोई चूल्हे के लिए ईंटें जमा करने लगा। देखते ही देखते सीमा के आंगन में एक रसोई तैयार हो गई। कोने में बचे हुए अनाज की छोटी छोटी बोरियां रख दी गई। हाँ, तो आज हमारे पास क्या क्या है? आधा किलो मसूर, थोड़ा सा चना और थोड़ी मूंग। फिर मैं आज इन सबसे नया खाना बनाऊंगी। और फिर सीमा सबको सिखाते हुए खाना बनाने लगी। पहले जो चीज जल्दी गलती है उसे बाद में डालो, और जो देर से पकती है उसे पहले। इससे गैस, लकड़ी दोनों की बचत होगी। गांव की औरतें ध्यान से उसकी हर बात सीखती। दूसरे दिन किसी ने थोड़ा सा बेसन लाकर रख दिया और सीमा ने उस बेसन से प्याज और बची हुई सब्जियों से बेसन के चीले बना दिए। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट हैं! इतना कम सामान और इतना अच्छा खाना। ऐसे ही हर दिया सामान से सीमा कुछ अलग अलग बनाने लगती थी। किसी दिन बासी रोटियों को तोड़कर घी में मसाले और सब्जियों के साथ तलकर नाश्ता बना देती, तो कभी दाल चावल मिलाकर खिचड़ी। धीरे धीरे पूरे गांव में एक ही नाम फैल गया, वो था किराने वाली का नाम। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और आखिरकार मोहन गांव में लौट आया। उसे देखते ही सब कहने लगे, अरे मोहन आ गया। हाँ भाई साहब, सब ठीक तो है? हाँ हाँ भाई, जा पहले अपनी किराने वाली से मिल। क्या? इसका क्या मतलब? तभी वहां से गुजरता हुआ दूसरा आदमी बोला, अरे मोहन, तू आ गया शहर से? यार तेरी पत्नी ने तो कमाल कर दिया मोहन। क्या? ऐसा क्या हुआ? मोहन को कुछ समझ नहीं आया। वो तेजी से घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो अपने आंगन के पास पहुंचा, वो वहीं रुक गया। उसके छोटे से आंगन में बड़े बड़े भगोने चढ़े थे और कई औरतें सब्जियां काट रही थी। कुछ दाल धो रही थी तो कुछ रोटियां बेल रही थी। बीच में सीमा सबको काम समझा रही थी। पहले ये दाल इधर डालो और आलू बाद में काटना, नहीं तो ज्यादा गल जाएंगे। मोहन बस खड़ा होकर ये सब देखता रह गया। तभी सीमा की नजर उस पर पड़ी। मोहन जी! सीमा दौड़कर उसके पास पहुंच गई। सरला भी खुशी से बाहर आ गई। अरे बेटा! मोहन ने सबसे पहले झुककर माँ के पैर छुए, फिर सीमा की तरफ देखा। मुझे रास्ते भर एक ही चिंता खाए जा रही थी कि मेरे पीछे तुम दोनों घर कैसे संभाल रही होगी। दुकान खाली हो गई होगी, घर में खाने की परेशानी होगी, तुम दोनों कितनी मुश्किल में रही होगी। लेकिन यहाँ तो तुमने अकेले सिर्फ घर ही नहीं संभाला बल्कि पूरे गांव को संभाल लिया। कमला जी अपनी बहू सुरेखा से बहुत ही ज्यादा परेशान थी।
इसके बावजूद कि सुरेखा घर का हर काम करती और सास की सेवा भी करती। अब आप सोच रहे होंगे कि बहू परफेक्ट होने के बावजूद भी सास परेशान है, यानी कि सास में कोई फॉल्ट है। चलो देखते हैं, गलती सास की है या फिर बहू में सच में कमी है। बहू, चाय तो बना दे, 8 बज गए। बहू बिना ब्रश किए बिखरे बालों में पीले दांत लिए हुए कप लेके सास के पास आती है। लीजिए माँ जी, चाय तो कब की बन गई। और तेरी ये हालत, इसे कौन सुधारेगा? पहले चैन से चाय तो पी लेने दीजिए मुझे। फिर सुरेखा वहीं बैठकर चाय पीती है और कप वहीं छोड़कर चली जाती है। एक तो बिना नहाए बिना ब्रश किए चाय बना के पी भी लिया, और ये कप यहीं छोड़कर चली गई। सुरेखा नहाकर खाना भी बना देती है और दोपहर हो जाती है, लेकिन सुबह की चाय का कप अभी भी वहीं टेबल पर पड़ा हुआ था। अरे बहू, ये कप सुबह से यही है, रसोई से इसे बॉयकॉट किया है क्या? नहीं माँ जी, वो सुबह मैं यहीं रखकर भूल गई थी। चलिए खाना खा लीजिए। फिर सभी बैठकर खाना खाते हैं और बहू बिना बर्तन साफ किए सोने चली जाती है। शाम को, अरे बहू, तूने किचन और बर्तन अभी तक साफ क्यों नहीं किए? देख, किचन में कितनी चींटियां घूम रही है, ऊपर से कितनी तेज बदबू आ रही है। यहाँ बर्तन पड़े पड़े सूख भी गए हैं। लो अभी पानी डालकर हरा भरा कर देती हूँ। माँ जी, अभी तो शाम के खाने का समय हो रहा है। एक काम करती हूँ, रात के खाने के बाद इकट्ठा बर्तन धुल लूंगी। जैसा तुझे ठीक लगे, लेकिन याद से धुल देना। लेकिन ये क्या, रात के खाने के बाद तो सुरेखा को इतनी तेज नींद आती है कि सुबह ही आंख खुलती है और पूरे घर में गंदे बर्तन की बदबू। नास पीटी कहीं की, कल की कह रही हूँ कि बर्तन धुल कर सोना, लेकिन आलस से फुर्सत मिले तब तो। अरे अभी कर देती हूँ ना माँ जी। फिर बहू सास की 4 गालियां सुनने के बाद बड़ी मुश्किल से 4 बर्तन धुलती है कि अभी का खाना बनाने के लिए तो बर्तन हो ही गया है। एक काम करती हूँ, इसे दोपहर में धुल लूंगी। तभी रोहन वहां आ जाता है। सुरेखा, शाम में एक अच्छी मूवी लगी है थिएटर में, तो जल्दी से तैयार रहना, शाम को मूवी देखने जाएंगे। फिर क्या, मूवी के नाम से सुरेखा तो फूली नहीं समाती और जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा कर बैठ जाती है आईने के सामने, शाम के लिए तैयार होने। और शाम में जब रोहन आता है, वो मूवी के लिए चली जाती है। और शाम में जब सासू माँ कमरे से बाहर निकलती हैं, लगता है कि इस कल मुहे ने अब तक बर्तन नहीं धुले। कितना भी कह दो, इसे सुना ही नहीं देता। अब मुझे ही करने पड़ेंगे। फिर कमला जी किचन में जाके सारे बर्तन धुलती है और बिगड़े हुए किचन की हालत देखकर परेशान हो जाती है। हफ्ता भर किचन में नहीं गई तो पूरा नक्शा ही बदल दिया किचन का। रसोई कम चिड़ियाघर ज्यादा बन गया है। काकरा, छिपकली, चींटी, चूहा, मच्छर, सबका घर ये बन गया है। फिर कमला जी पूरा किचन ठीक करती हैं और बहू को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, बहू तो मुंह भी गई है। लेकिन ये क्या, बहू का कमरा मुझे कूड़ादान क्यों लग रहा है? कंघी में बाल, शीशे पर लिपस्टिक और पाउडर के धब्बे, और ये बिंदिया यूं बिखरी हुई। बिस्तर और फर्श पर इतनी गंदगी है। राम, ये सुरेखा मुझे पागल कर देगी एक दिन। फिर कमला जी सुरेखा का कमरा और पूरा घर साफ करती हैं और जब बहू घर आती है, जी हम गलत घर में तो नहीं आ गए ना? नहीं नहीं बहू, ये तुम्हारा ही ससुराल है। आ जाओ, आओ। देखो, आज मैंने सफाई की है ना, इसलिए इतना साफ दिख रहा है सब कुछ। माँ जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं सफाई नहीं करती? देखा, बाजी मुझ पे आरोप लगा रही है। अरे यार, अब घर के अंदर भी चलोगे कि सारा ड्रामा घर के बाहर ही करना है? फिर दोनों घर में आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन
माँ जी बहुत दिन हो गए शॉपिंग पर गए, चलो ना शॉपिंग करने चलते हैं। ठीक है बहू, चल चलते हैं। फिर दोनों सास बहू शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। माँ जी मैं सोच रही हूँ ये साड़ी ले लूँ बुआ की बेटी की शादी में पहनने के लिए। ठीक है बहू। फिर दोनों सास बहू मार्केट में खूब शॉपिंग करती है और घर आती हैं। बहू सारे कपड़े अलमारी में संभाल कर रखना, फेंक मत देना। वहीं बहू जैसे ही कमरे में जाती है, जरा मैं देखूँ तो इसकी फिट तो प्रॉपर है ना, वरना बाद में दुकानदार रिटर्न भी नहीं लेगा। फिर बहू एक एक करके सारे कपड़े नाप कर देखती है। कपड़े तो सब एक से एक है, लेकिन ये क्या, मेरा तो पूरा बेड भर गया कपड़ों से। जाने दो, वैसे भी अभी तो मैं रसोई में जा रही हूँ, बाद में इसकी घड़ी लगाकर अलमारी में रख दूंगी। फिर बहू सारे कपड़ों को कमरे में ऐसे ही अस्त व्यस्त छोड़कर रसोई में आ जाती है और घर का सारा काम निपटाती है। आज तो काम करते करते इतनी देर हो गई, पता ही नहीं चला। भूख भी बहुत जोर की लग रही है। फिर बहू खाना लेके अपने कमरे में चली जाती है और खा के थाली वहीं बेड पर रखकर भूल जाती है। कुछ देर बाद सास बहू को आवाज लगाते हुए उसके कमरे में आती है। सुरेखा बहू, कहाँ है तू? यहाँ तो सुरेखा नहीं है, लेकिन ये क्या, ये तो वही नए कपड़े हैं जो आज हम बाजार से लाए थे, और इस पर खाने की झूठी थाली रखी है, ऊपर से इतने दाग। ये सब देखकर सास का गुस्सा मानो फूट पड़ने को था। माँ जी मैं तो छत पर कपड़े सुखाने गई थी, अब फालतू में मुझे कमरे में ढूंढ रही थी, बताइए क्या हुआ? ये क्या है? तुझे कहा था मैंने कि सारे कपड़े अलमारी में अच्छे से रख देना, और ये क्या, खाना खा के थाली भी तूने यहीं रख दी है, सारे कपड़ों में खाने के दाग लगा दिए हैं। अपनी इस गंदी आदत को सुधार ले बहू, और जो भी कपड़े में दाग लगे हैं वॉशिंग मशीन में डालकर धुल दे, बाकी के कपड़े अलमारी में रख दे, और ये थाली पहले बेसिन में ले जाकर रख दे। सास के गुस्से से बचने के लिए बहू सारे कपड़े एक साथ अलमारी में ठूस देती है। अब माँ जी को क्या ही पता चलेगा, बाद में इसे अच्छे से रख दूंगी। वहीं अगली सुबह जब पति ऑफिस जाने के लिए फाइल ढूंढ रहा था। सुरेखा, मेरी ब्लू वाली फाइल कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से दो ना। जी अलमारी में आगे ही रखी है, ले लो। फिर जैसे ही पति अलमारी खोलता है, सारे कपड़े उसके ऊपर गिर जाते हैं। सुरेखा, क्या है ये सब? तभी पति का गुस्सा सुन सास भी वहां आ जाती है और बहू के कारनामे देखकर समझ जाती है कि माजरा क्या है। कल कहा था ना बहू मैंने कि ढंग से रखना कपड़े, आप देख ले। अब जल्दी से मेरी फाइल ढूंढ कर दो, नहीं मिल रही है। अरे यहीं आगे तो रखी थी, लगता है कपड़ों में मिक्स हो गई है। जी बस 10 मिनट दीजिए ना, मैं भी ढूंढ कर देती हूँ। फिर बहू एक एक करके सारे कपड़े फोल्ड करने लगती है, तब उसे कपड़ों में फाइल मिलती है। ये लीजिए जी। पति गुस्से में मुंह बनाकर फाइल लेके वहां से चला जाता है। फाइल तो मिल गई, अब बाकी के कपड़े ऐसे ही भर देती हूँ। और एक बार फिर नए कपड़े वैसे के वैसे अलमारी में रख देती है। बहू की ये हरकत देखकर सास अपना माथा पकड़ लेती है। वही सुरेखा अपनी बुरी आदतों से कभी बाज ही नहीं आती। कभी नहाने के बाद नल खुला छोड़कर चली आती, तो कभी बाथरूम में ढेर सारे बाल यूं ही पड़े रहने देती। काम करके सामान उसी जगह छोड़ देती और उठा के ना रखती। घर बेडरूम हमेशा गंदा रहता। टीवी ऑन करती तो बंद करना भूल जाती। वहीं सास के समझाने से उसकी एक ना सुनती। इस लड़की को समझा समझा कर थक गई हूँ, मेरी एक नहीं सुनती। आज भी चप्पल किचन तक पहन कर चली गई। हे राम, मन करता है कि इसकी चप्पल इसे ही फेंक कर मारूं। इसी तरह सास हमेशा सुरेखा को समझाती। सुरेखा तो नहीं समझती, लेकिन सास की भी आदत सुरेखा के जैसे हो जाती है।